हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। क्लास 9th की सारी वीडियोस जो है मैंने 9th की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हैं और जिस किसी को भी 9th की प्लेलिस्ट देखनी है वो जाके देख सकता है। और आज से हम 10th की प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। आज आपका पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर होने वाला है और ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाली है जो इस बार बोर्ड्स देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं उनको बनाइएगा और जो आपके फाइनल जो रिवीजन होगा उसमें ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम रियल नंबर से। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स, अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आपके तीन तरह के होते हैं इन जनरल। फर्स्ट इज रियल नंबर, सेकंड is imaginary number and the third is composite number. composite numbers। तो रियल नंबर को हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। इमेजिनरी नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को हम नहीं पढ़ने वाले हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें आयोटा इंक्लूड होता है। जैसे इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं 7i, 8i, 4i। ठीक है, तो यहाँ पे i को क्या बोलते हैं? i को बोलते हैं आयोटा और आयोटा की वैल्यू होती है i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। तो ये आयोटा की वैल्यू होती है। और कॉम्पोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो रियल और इमेजिनरी दोनों को ऐड करके बनते हैं। जैसे 4 प्लस 6i, 8 प्लस 9i, 7 प्लस 3i। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। यहां तक सभी को समझ में आया? अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर भी आपके दो तरह के होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है रेशनल नंबर और सेकंड होता है इर्रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को वन बाय वन करके जानेंगे, फिर हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम रेशनल नंबर को जानेंगे, उसके बाद हम इर्रेशनल नंबर को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है पी वाई क्यू की फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है पी वाई क्यू की फॉर्म। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा नंबर कहलाता है आपका रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3/4, 8/9, माइनस 8/3, माइनस 6/7। ये नेगेटिव में भी हो सकता है 22/7। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ अब बात करेंगे यहाँ पे हम कुछ इंटीजर्स की। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -12 हो गया। क्या ये रेशनल नंबर है? तो जी बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये हम इसका न्यूमरेटर का पार्ट होता है और अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो इसकी एक्चुअल वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, है ना? इसकी एक्चुअल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो और इनको भी हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? आपके इर्रेशनल नंबर, है ना? इनकी जो फॉर्म होती है वो पी वाई क्यू की फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, इज इक्वल टू नॉट लिखा है मैंने। तो इसके एग्जाम्पल लेंगे हम कुछ एक।
√2, √3, √5, 4 नहीं होगा क्योंकि रूट जो 4 होगा उसका जो स्क्वायर रूट है वो +-2 आ जाएगा, और 2 क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है। √6, ये सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। यहां तक किसी को डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, जिसकी क्वेरी मैं एड्रेस करूंगा। चलिए अब हम डिविजिबिलिटी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। ए नंबर बी इज said to be divisible by an integer a if there exists another integer c such that b is equal to ac, या ये क्या हो जाएगा b अपॉन a is equal to c। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं। माफ कीजिए, an integer b is said to be divisible by an integer a if there exists another integer c such that b is equal to ac। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इंटीजर है 12 और हम इसको 4 से डिविजिबल कब कहेंगे? जब हमको 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो हमको क्या मिले 3 मिले, और 3 यहाँ पे क्या है इंटीजर। तो जब तक रिजल्टेंट एक कंप्लीट इंटीजर नहीं मिलेगा तब तक ये क्या नहीं कहलाएगा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कहलाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेंगे हम। अगर यहाँ पे हम 12 की जगह 5 कर दें, मान लो 12/5 कर दें, तो जो रिजल्टेंट है या जो इसका आंसर है क्या वो एक इंटीजर आएगा? देखिए डिवाइड करके देखते हैं ये कितना आएगा 2.4 आएगा, है ना। तो जब 2.4 आ रहा है तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली डिविजिबल तभी कहलाएगा जब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आना चाहिए ए कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए। जैसे 24 है, 24 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट 4 आएगा, क्योंकि क्या होता है 6 4 जा 24। तो ये क्या है कंप्लीट इंटीजर आया। ठीक है, तो जब आंसर कंप्लीट इंटीजर आएगा तभी क्या होगा डिविजिबल होगा, किससे उस दिए हुए इंटीजर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सी क्या है वेयर सी इज इंटीजर। ठीक है, तो b अपॉन ए जो है तभी डिविजिबल होगा जब यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की डेफिनेशन, उसके बाद हम उसको रियल एग्जांपल से समझेंगे। लेट a एंड b आर two integers, then there exists q and r two integers such that a is equal to bq plus r, where r is greater equal 0 and less than b। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, अगर a और b कोई भी दो इंटीजर हैं, ठीक है, तो उनके साथ साथ दो और इंटीजर q और r इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे
कि इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये किसी हम देखो कुछ नंबर्स को लेते हैं और उसके एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए कोई भी दो इंटीजर है 117 और 45 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये हो जाएगा b। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 177 इज इक्वल टू 2 इंटू 45 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 90 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, इसको इसको ये b हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा और ये हो जाएगा r। ठीक है, समझ में आया आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें क्या इसमें क्या दिया बताया गया आपको कि अगर a और b दो इंटीजर हैं तो उनके साथ साथ दो और इंटीजर q और r भी एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इफ b अपॉन a, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है अगर b a से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे r क्या होगा, r जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर b a से कंप्लीटली डिविजिबल है तो r बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q। ठीक है, हमको ये शो करना है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। ठीक है, और जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, जहां पे q क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, इसको हम करते हैं, लेट a and b is equal to 2 are two positive integers then by Euclid's डिवीजन लेमा। ठीक है, ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो जब ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है ग्रेटर इक्वल 0 और लेस देन बी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू तो यही है, बी इक्वल टू दे रखा है 2q प्लस आर। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा आर और 2 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने b की वैल्यू 2 पुट कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो 0 के या तो बराबर रहेगी और या 0 से बड़ी रहेगी और 2 से कम रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में r के केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो r की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं या r की वैल्यू 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो केस 1 में देखेंगे हम r इज इक्वल टू 0। ठीक है, और केस 2 क्या हो जाएगा, हम r की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q। ठीक है, और दूसरे केस में r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये वाला जो है इस वाले केस में क्या रहेगा, जो इंटीजर की वैल्यू आएगी, जो a की वैल्यू आएगी वो 2 से डिविजिबल रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो q इंटीजर के लिए 2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और ये वाला नंबर, ये आपका नंबर ऑड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इवन में अगर एक जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो n क्या है, यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है।
ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। वी नो दैट ऑड पॉजिटिव इंटीजर आर ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 for some integer q। ठीक है, हमको ये पता है कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 4q plus 1 या 4q plus 3 की फॉर्म में होता है, ये बात हमको पहले से पता है। ठीक है, तो देखिए केस 1 में क्या है, पुटिंग n इज इक्वल टू, n क्या है यहाँ पे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो n की जगह हम क्या करेंगे, पुट 4q plus 1। क्यों करेंगे, क्योंकि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 4q plus 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा आपका 4q plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8q, तो ये आ जाएगा 2q प्लस 1। तो देखो ये n स्क्वायर 1 इस केस में 8 से डिविजिबल है। ठीक है, केस सेकंड देखेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 4q प्लस 3। जब n की वैल्यू 4q प्लस 3 पुट करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 8 प्लस 24q, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां से 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2q प्लस 1 प्लस 3q। ठीक है, 2q स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों ही केस में क्या है, ये n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल है, यहां भी देखो डिविजिबल है और यहां भी, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, चलेगा। आइए अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ते हैं। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज है वो किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको 117 और 45 दो नंबर दिए हुए हैं, तो हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 117। ठीक है, तो 45 टू जा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, रिमाइंडर कितना है 27। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो डिवीजर होता है, ठीक है, डिवीजर को डिवाइड करते हैं हम रिमाइंडर से, तो क्या करेंगे, हम डिवीजर को लिखेंगे यहाँ पे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 27 बन जा 27। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 18, और ये हम प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 18 रिमाइंडर बचा, तो इस डिवीजर को हम यहां लेके आएंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 18 बन जा 18, सॉरी 18, रिमाइंडर 9। अब हम क्या करेंगे, 18 को यहां लेके आएंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 18, यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो जहां पे 0 आएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे, और जो हमारा लास्ट डिवीजर होगा वही क्या हो जाता है एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाता है, लास्ट डिवीजर कितना है 9।
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। अब ये एक हो गया, एक और एग्जांपल देखते हैं, वही चीज करते हैं, सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से। 48 से डिवाइड करेंगे, कितना कितना बार जाएगा, 4 बार, 192। रिमाइंडर कितना बचा, 4। 48 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 2 जा 48, ठीक है, 0। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा, लास्ट डिवीजर, लास्ट डिवीजर कितना है, 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा HCF। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, 1728, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 128 से। 128 1 जा 128, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 एंड 4, ठीक है, 8। 128 से अब क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है, 128 3 जा 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 एंड 6, ठीक है, 64। अब क्या करेंगे हम, इस डिवीजन को यहाँ लेके आएंगे, 128 64 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2। 128 देखो यहाँ पे 0 आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवीजर होगा वही क्या हो जाएगा आपका HCF। तो HCF कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इफ HCF ऑफ 210 and 55 is expressible in the form of this, then find the value of y। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे, ठीक है। तो 55 और 210 का HCF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये कितना जाएगा, 3 जा 5 65 5 4, रिमाइंडर 55 को इधर लाएंगे, 1 जा 45, रिमाइंडर 10 45, 4 जा 45, 10 2 जा 10, ठीक है। तो लास्ट डिवीजर कितना है, 5। तो HCF कितना निकल के आ जाएगा आपका, 5, ठीक है, HCF 5 निकल के आया आपका। अब जो HCF है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, HCF इक्वल टू कितना है, 210 इंटू 5 प्लस 55y। तो HCF कितना है, 5 इज इक्वल टू 210 इंटू 5 प्लस 55y। क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 प्लस 55y। तो यहां से 55y कितना हो जाएगा, 210 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 209। देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 209 अपॉन 55, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, ठीक है। इसमें आपकी 2 थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को हम एक एक करके लिखेंगे और समझेंगे। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट आपकी कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as the product
of its prime. These factorization are unique. ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनको उन कॉम्पोजिट नंबर्स को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है या उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो इनका फैक्टराइजेशन होता है वो एक यूनिक होता है, यानी किन्हीं भी दो कॉम्पोजिट नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल 140 का लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 140 के फैक्टर करेंगे 270 2 35 5 7 7 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, जो कि क्या होगा, एक यूनिक होगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे कि कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 196 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे 196 के, 8 जा 8 जा नहीं 2 9 जा, सॉरी 2 9 जा। ठीक है, ये 2 49 7 7 7 1। ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, क्या हो जाएंगे इसके फैक्टराइजेशन, 2 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 2। तो ये क्या हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, और जो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, चलिए अब हम थ्योरम सेकंड देखेंगे। थ्योरम सेकंड आपकी क्या हो जाएगी, इफ p is a prime number and a is to be a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, और a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। p एक प्राइम नंबर हुआ और a जो है पॉजिटिव इंटीजर हुआ। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, देन p will definitely divide p divides a। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि p कोई प्राइम नंबर है जो किसको डिवाइड करता है, एक पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर p पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। यही क्या आपकी सेकंड थ्योरम है। ये दोनों ही थ्योरम आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगी, तो इनको याद रखिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 2 है वो इरेशनल है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, और अगर हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर दें तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। लेट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम।
को प्राइम का मतलब क्या होता है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। ब्रैकेट में लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1। ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, इनको स्क्वायर कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, है ना, सॉरी पी स्क्वायर को। तो जब पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, हमने थ्योरम सेकंड में क्या पढ़ा था, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसको कोई भी किसी पॉजिटिव इंटीजर को कोई भी प्राइम नंबर जब डिवाइड करता है तो अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो पी किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा। तो जब p 2 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो किसका फैक्टर है, p का फैक्टर है। ठीक है, 2 p का फैक्टर है। तो यहां पे हम क्या मानेंगे, लेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2r। ये किसके लिए ट्रू होगा, फॉर सम इंटीजर r। ये किसके लिए ट्रू होने वाला है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये किसी दूसरे इंटीजर r के लिए ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि क्या है ना, हमने ये मान के चले हैं कि p जो है वो 2 का फैक्टर है। ठीक है, यानी कि 2 का p जो है 2 का फैक्टर है। तो एक r जो है एक और इंटीजर होगा, किस फॉर्म में होगा, 2r के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो p इक्वल टू 2r जो है वो किसी दूसरे इंटीजर के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इसको इक्वेशन ए मानते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 4r स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2q स्क्वायर के। तो यहाँ पे 2r स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, q स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। q स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। तो जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गॉट ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q दैट इज 2। p और q का हमको एक कॉमन फैक्टर मिला जो क्या है, 2 है। और जबकि हमने जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था तो हमने क्या माना था, p और q को को प्राइम माना था। ठीक है, ये हमने इसको रेशनल माना था और इसको को प्राइम माना था। तो क्या ये यहाँ से को प्राइम है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब ये रेशनल भी नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, रेशनल। देन रूट 2 विल बी इरेशनल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, 5 प्लस 3 रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेट 5 प्लस 3 रूट 2 किसके बराबर है, p अपॉन q के बराबर है। ठीक है, 5 को इधर ले जाएंगे, 3 रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा, p अपॉन q माइनस 5 के। तो 3 रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा, p माइनस 5 अपॉन q के, p माइनस 5q। और रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा, p माइनस 5q अपॉन 3q के।
अब देखो यहां से हम √2 ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं, एक इर्रेशनल नंबर। देन ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 + 3√2 will also be irrational।